आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य भाग का पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया का पहला भाग पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका चपला देवी हैं। अब हम जरा सा लेखिका का परिचय देख लेते हैं। लेखिका जो चपला देवी हैं वो द्विवेदी युग की लेखिका हैं। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अर्थात वो कैसी थी और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी लेखिका हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। ये 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही है। तो उस समय का जो आंदोलन था उसमें कई पुरुष लेखकों ने अपने कलम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उसी प्रकार से उस समय कई महिलाओं ने भी अपने लेखन के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उन्हीं लेखिकाओं में से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास में अनेक रचनाकार दर्ज होने से रह जाते हैं, अर्थात इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं हो पाता। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। चपला देवी ने 1857 के संग्राम के एक मुख्य नेता धुंधु पंत नाना साहब के पुत्री का वर्णन करते हुए, उनकी पुत्री का वर्णन करते हुए ये एक पाठ लिखा है। और इस पाठ की जो विधा है, विधा का अर्थ होता है स्टाइल, ये किस स्टाइल में लिखा गया है। इस पाठ की विधा है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज को आप समझ सकते हैं एक तरीके से रिपोर्ट। जब कोई घटना कहीं घटती है तो उस घटना का सही तथ्यों के साथ विवरण देना रिपोर्ट कहलाता है। तो ये जो पाठ है ये रिपोर्ट का अर्थात रिपोर्टाज का बहुत ही स्टार्टिंग का रूप कहा जा सकता है। तो इस पाठ में लेखिका चपला देवी ने आज़ादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता नाना साहब की पुत्री देवी मैना का वर्णन किया है। अब हम इस पाठ का थोड़ा सा सार देख लेते हैं कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। ये गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी घटना को सही तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना रिपोर्ट कहलाता है और इसे ही हिंदी में हम रिपोर्टाज कहेंगे। अब हम पाठ की बात करते हैं। 1857 के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में जब अंग्रेजों के सामने असफल होने लगे तो असफल होने पर जब वे भागने लगे तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ न ले जा सके। देवी मैना उस समय बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि 1857 की क्रांति के जो नेता थे, जितने भी राजा जो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं विद्रोही नेताओं में से एक नेता थे धुंधु पंत नाना साहब। इनका अंग्रेजों के साथ कानपुर में युद्ध हुआ, वहाँ ये असफल हुए। तब पुनः अंग्रेजों से लड़ने के लिए, सक्षम बनने के लिए वो वहाँ से जाने लगे, लेकिन जल्दबाजी में वो अपनी पुत्री को नहीं ले जा सके। वो अपने पिता के महल में बिठूर में रहती थी। जब अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह का दमन कर दिया, उसे समाप्त कर दिया, तब उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध, निरीह मतलब बिचारी, उसे बिचारी और निरपराध जिसका कोई अपराध नहीं था, ऐसे निरीह और निरपराध देवी को उन्होंने अग्नि में भस्म कर दिया, आग में जला दिया। इसी घटना का वर्णन लेखिका ने किया है और ये घटना ऐसी थी कि ये घटना किसी भी पाषाण हृदय को भी द्रवीभूत कर देती है। पाषाण हृदय बोलते हैं पत्थर जैसा कठोर हृदय। जिस व्यक्ति का पत्थर जैसा कठोर हृदय हो उसका हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है, अर्थात करुणा से
भर जाता है। लेखिका कहती हैं कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। कानपुर में पहले नाना साहब की सेना के साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ। वहां नाना साहब हार गए और अंग्रेजों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया और बहुत बड़ा ये हत्याकांड हुआ था। वहाँ से अंग्रेज कानपुर से बिठूर की ओर आए। बिठूर में नाना साहब का सारा राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत ही थोड़ी संपत्ति थी जो अंग्रेजों के हाथ लगी थी। उस समय तक तो अंग्रेज वैसे भी राजमहलों से किसी न किसी कर के बहाने संपत्ति हथिया लिया करते थे। तो बिठूर का महल जब अंग्रेजों ने लूटा तो उसमें बहुत ही थोड़ी बहुत संपत्ति थी जो अंग्रेजों के हाथ लगी थी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदरी बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने महल का कोना कोना छान मारा, जब हमने महल को पूरी तरह से लूट लिया, तब वहां पर कोई बच्ची नहीं थी। अब जब हम महल को भस्म कर देने के लिए, तोप के गोलों से उड़ा देने के लिए तैयार हैं, तब ये बालिका कहाँ से आई? उस बालिका ने महल के बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर, करुणा से भरा हुआ और अल्प वयस, अल्प बोलते हैं कम को, वयस बोलते हैं उम्र को, उसका करुणा से भरा चेहरा और कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। सेनापति को पहले तो आश्चर्य हुआ कि जब हमने महल को लूटा तब ये बालिका वहाँ नहीं थी और अब ये कहाँ से आ गई। लेकिन उस बालिका का करुणापूर्ण मुख देखकर और उसकी जो कम उम्र थी और फिर भी वो किस तरह से निडर होकर अंग्रेजों की सेना के सामने खड़ी थी, तो उसकी कम उम्र देखकर सेनापति को उस पर दया आ गई और उसने उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। जब अंग्रेज ने उससे पूछा कि सेनापति ने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है, तो उसने बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया और ये उसी का अनुवाद लिखा गया है कि क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति ने पूछा, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका कहती है, आप ही बताइए कि ये मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। तब सेनापति कहते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है। वास स्थान बोलते हैं निवास स्थान, रहने की जगह। तो ये स्थान नाना साहब के रहने की जगह है और अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। अंग्रेज सरकार नाना साहब से बहुत नाराज है और वो नहीं चाहती कि नाना साहब का कोई भी स्मृति चिन्ह सही रहे या साबुत रहे, बचा रहे। वो चाहती है कि सब कुछ ध्वस्त कर दिया जाए। तो ये सरकार का आदेश है, इसलिए मुझे इसको ध्वस्त करना है। बालिका कहती है, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए हैं वे दोषी हैं। वो कहती है कि नाना साहब ने आपके विरुद्ध शस्त्र उठाए तो आपकी दृष्टि में वो दोषी हैं, वो आपके अपराधी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या बिगाड़ा है। जड़ पदार्थ निर्जीव, ये मकान तो निर्जीव है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही पड़ेगा। मैं अंग्रेजी सरकार का एक अधीनस्थ कर्मचारी हूँ, मैं अंग्रेजी सरकार के अधीन रहकर काम करता हूँ और मेरा ये कर्तव्य है कि अंग्रेजी सरकार जो भी आदेश मुझे देगी मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। तो कर्तव्य के अनुरोध से, कर्तव्य के अनुरोध से क्या होता है कि ये मेरा कर्तव्य है और इसी कारण से मुझे ये मकान गिराना ही पड़ेगा। इस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल
हे हैं। यहाँ पर उस सेनापति का नाम जनरल हे है। तो बालिका कहती है कि मैं जानती हूँ आप कौन हैं, आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैरी में और मुझ में बहुत ही प्रेम संबंध था। आपकी जो बेटी है, यहाँ पर मेरी का अर्थ होता है मैरी, वो नाम बता रही है उनकी बेटी का, कि आपकी प्यारी बेटी मैरी में और मुझ में बहुत ही प्रेम संबंध था, हमें आपस में बहुत प्रेम था, वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। कई वर्ष पूर्व मैरी मेरे पास बराबर आती थी और हृदय से मुझे चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे, मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सभी बातें भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी अभी तक मेरे पास रखी है। बालिका कहती है कि मैं जानती हूँ आप जनरल हे हैं। आपकी पुत्री मैरी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, वो कई वर्ष पहले हमारे पास लगातार आती रहती थी और आप भी उसे लेकर आते थे, और उस समय आप भी मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे भूल गए हैं या आप वो सारी बातें भूल गए हैं। जब मुझे आपकी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला, मैरी की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहती है कि जब मुझे आपकी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तब मैं बहुत दुखी हुई, और आज भी उसके एक निशानी के रूप में मेरे पास एक चिट्ठी रखी हुई है। ये सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने उस बालिका को पहचान भी लिया और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मैरी की सहचरी हो। सहचरी का अर्थ होता है सहेली, तुम मेरी बेटी की सहेली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैं अंग्रेज सरकार का नौकर हूँ और उसके आदेश की पालना मुझे करनी ही पड़ेगी। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारी महल की और तुम्हारी रक्षा हो सके। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे। जनरल हे के ऊपर एक प्रधान सेनापति भी थे, उनका नाम था जनरल आउट्रम। तो यहाँ पर जब सेनापति हे की और उस कन्या की बातें हो रही थी, उसी समय वहाँ पर प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ गए और उन्होंने बिगड़कर सेनापति से कहा, बिगड़कर क्रोधित होकर उन्होंने बहुत क्रोधित होकर सेनापति हे से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से उड़ाया क्यों नहीं गया, अभी तक ये महल साबुत क्यों खड़ा है। सेनापति हे ने भी विनयपूर्वक कहा, विनयपूर्वक बहुत विनती करते हुए सेनापति हे ने बड़ा विनम्रता से कहा, मैं भी इसी फिक्र में हूँ, मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि इस महल को तोप से उड़ा दिया जाए, किंतु आपसे मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है। आउट्रम ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का बहुत क्रोध है, नाना के वंश पर या उसके महल पर दया दिखाना असंभव है। आउट्रम कहते हैं कि तुम इस महल को बचाना चाहते हो, लेकिन गवर्नर जनरल, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल थे, वो कहते हैं उनकी आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब ने अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान किया है, बहुत नरसंहार किया है, और इसीलिए अंग्रेजी सरकार नाना साहब पर बहुत क्रोधित है, और ये उसी का आदेश है कि नाना के वंश या महल पर दया नहीं दिखाई जा सकती। नाना साहब के वंश में जो भी है उन्हें भी मार दिया जाए और उनके महलों को भी नष्ट कर दिया जाए। सेनापति ये कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कहते हैं तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय का एक तार देना चाहिए। तो क्यों ना लॉर्ड कैनिंग से इस टॉपिक पर, इस विषय पर बात की जाए और एक तार भेज दिया जाए उन्हें। आगे वो कहते हैं, आउट्रम जो है वो कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस महल को बचा लिया जाए। हमें ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते हम लोग। वो कहते हैं आउट्रम कि आखिर इस महल में ऐसा क्या है कि आप इसे बचाना चाहते हैं। हम ना तो नाना साहब के महल को विध्वंस किए बिना, विध्वंस का अर्थ होता है तोड़े बिना, हम नाना साहब के महल को ढहाए बिना, तोड़े बिना नहीं छोड़ सकते, और नाना की लड़की को भी गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। पता नहीं आप क्यों ऐसा चाहते हैं। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। उस समय तक जो छोटी बच्ची मैना, जो नाना साहब की पुत्री थी, वो जो महल के बरामदे में खड़े होकर बातें कर रही थी, वो फिर से ही महल में कहीं गुम हो चुकी थी, कहीं छुप चुकी थी। तो आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही उस महल में घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का कहीं पता नहीं लगा।
उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार से था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में वो महल मिट्टी में मिला दिया गया। लेखिका कहती हैं कि जब मैना देवी पुनः महल के अंदर चली गई थी तो आउट्रम के सिपाही महल में घुस गए थे और उन्होंने महल का कोना कोना ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं भी मैना देवी दिखाई नहीं दी। महलों में बच्चों पहले ऐसा होता था कि कोई ना कोई गुप्त द्वार होता था और उस गुप्त द्वार की जानकारी सिर्फ महल में रहने वालों को होती थी और वो द्वार ही कहीं सुरक्षित स्थान पर खुलता था और उसका प्रयोग बहुत ही आपातकाल में, बहुत इमरजेंसी में, जब बाहर से हमला हो चुका है, बाहर जाने की जगह नहीं है और सुरक्षित कहीं निकलना है, तो उस समय उस गुप्त द्वार का प्रयोग किया जाता था जो कि महल से काफ़ी दूर जाकर के किसी सुनसान स्थान पर खुलता था। तो देवी मैना भी जरूर ऐसे ही किसी गुप्त द्वार के माध्यम से महल से बाहर निकल चुकी थी। तो और जो जनरल हे थे, इस बीच में वो जनरल हे ने एक तार का अर्थ था टेलीग्राम, एक तार लॉर्ड कैनिंग को लिख दिया था और उसमें उन्होंने उस महल को बचाने की प्रार्थना की थी। तो शाम के समय तक लॉर्ड कैनिंग का जो रिप्लाई था वो एक टेलीग्राम के रूप में आया और उस टेलीग्राम में क्या लिखा हुआ था, उसका अर्थ, उसका आशय नीचे बता रखा है। वो क्या लिखा हुआ था कि लंदन के मंत्रिमंडल ने, लंदन की पार्लियामेंट ने ये निर्णय लिया है कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक, स्मृति चिन्ह का अर्थ होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिसको देखकर याद आए, तो नाना साहब की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी जाए जो कि उनकी याद दिलाती है, तो उनका एक एक स्मृति चिन्ह मिटा दिया जाए। इसलिए जब तक लंदन से ये आदेश नहीं आएगा कि नाना साहब के महल को छोड़ा जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए नाना साहब के महल को ध्वस्त कर दिया जाए। ये आज्ञा पाते ही क्रूर जनरल आउट्रम ने की आज्ञा जो थी वो सैनिकों को मिली। क्रूर था, वो बहुत ही क्रूर था। जनरल आउट्रम ने सैनिकों को आज्ञा दी और सैनिकों ने नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर अर्थात महल, उस बड़े विशाल महल को तोप के गोले बरसाकर घंटे भर में सारा महल मिट्टी में मिला दिया। तो आगे का भाग हम बाद में पढ़ेंगे। अब हमने जितना भाग पढ़ा है उसी भाग के प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। पहला प्रश्न है, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया? बालिका मैना ने सेनापति हे को कहा कि ये मेरा निवास स्थान है, इसलिए मुझे ये बहुत प्रिय है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसकी रक्षा करें। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये तर्क भी दिया कि जिन्होंने आपका अपराध किया है, आपका नुकसान किया है, वो आपके दोषी हैं। इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो ये तर्क दे करके उसने महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आगे वो एक तर्क और भी देती हैं कि आपकी पुत्री मैरी और मैं बहुत अच्छी सहेलियां थी और आप उस समय मुझे पुत्री के समान प्रेम करते थे, तो एक आपकी पुत्री जैसी होने के नाते आप मेरी बात मानकर इस महल की रक्षा कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? तो मैना जड़ पदार्थ मकान को इसलिए बचाना चाहती थी कि वो मैना का निवास स्थान था, वो उसका जन्म स्थान था और इसलिए वो उसे बहुत ही प्रिय था। पर अंग्रेज उसे इसलिए नष्ट करना चाहते थे क्योंकि नाना साहब ने अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान किया था, बहुत अंग्रेज़ों में नरसंहार किया था और अंग्रेज़ों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। तो अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि नाना साहब का वंश या उनसे जुड़ी कोई भी वस्तु जीवित साबुत ना छोड़ी जाए या सुरक्षित ना छोड़ी जाए। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? उन्हें मैना पर दया क्यों आ गई? तो यहाँ पर इसका हम उत्तर लिख सकते हैं कि जब मैना ने सर टॉमस हे को बताया कि आपकी पुत्री मैरी और मैं बहुत अच्छी सहेलियाँ थी और आप अपनी पुत्री को लेकर हमारे महल में आते थे और उस समय आप भी मुझ पर अपनी पुत्री के समान ही प्रेम दिखाते थे और मैरी की एक चिट्ठी उसकी अंतिम निशानी के रूप में आज भी मेरे पास सुरक्षित रखी है। तो ये सारी बातें सुनकर टॉमस हे जो थे उनको मैना में अपनी पुत्री मैरी की छवि दिखने लग गई थी और इसीलिए उन्हें मैना की बातें सुनकर उस पर दया आने लगी थी। आपको ये तीनों प्रश्न आज के होमवर्क में करने हैं और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करने हैं। थैंक यू।